प्रस्तुत कवित्व में कवि ने वसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में आकर झुला रही है। तोता एवं मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं और उसका दिल बहला रहे हैं। तो समझते हैं इसका भावार्थ। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोए तन छवि भारी दे। अर्थात प्रकृति रूपी नटी यानी अभिनेत्री। तो प्रकृति रूपी नटी ने वृक्षों की डालियों का झूला बनाकर उस पर नई कोमल कोपलों का बिछौना बिछाया हुआ है और सुंदर फूलों के वस्त्र उसके अत्यधिक सुंदर शरीर की शोभा और अधिक बढ़ाते हैं। पवन झोलावे के कीर बतिराम देव कोकिल हलावे होल सावे करे तारी जाए। अर्थात कवि कहते हैं कि वायु उस झूले को झुलाती है। मोर तोते आदि पक्षी अपने मधुर स्वरों से उसे बहलाने वाले हैं। कोयल अपने हाथों की ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने और बहलाने का प्रयास कर रही है। पूरी ते पराग सौ उतारो कर राई नून कंज कली नाई का लतान सिर सारी है। अर्थात उस समय कमल की सुंदर कली रूपी नायिका सुगंधित केसर आदि लेकर उस पर न्यौछावर करती है। जैसे माता राई नमक आदि को बच्चे पर इसलिए न्यौछावर करती है ताकि उसके बच्चे को किसी की नजर न लगे। मदन मही पूजो का बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावती गुलाब चटकारी दे। अर्थात इसी प्रकार राजा कामदेव के पुत्र, जहाँ पर कवि ने वसंत को कामदेव का पुत्र बताया है, वह कह रहे हैं कि इसी प्रकार राजा कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातःकाल गुलाब चिटक कर चुटकी बजा बजा कर जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। वह कहते हैं कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खम्भों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। तो जानते हैं इसका भावार्थ। फटिक शिलानी सो सुधार्य सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। कवि कह रहे हैं कि राधा जी इस फटिक शिलाओं से बने हुए अमृत के समान स्वच्छ और सुंदर मंदिर में खड़ी हैं। यह भवन दधि सागर से भी शुभ्रता और स्वच्छता में तनिक भी कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही शुभ्रता और स्वच्छता इस मंदिर में उमड़ रही है। बाहर त भीतर लो भीति न दिखाए देव दूध को सफेन फैलो आंगन फरस बंद। कवि कह रहे हैं कि बाहर से भीतर तक इस भवन में कोई भी दीवार नहीं दिखाई देती। आंगन के फर्श पर सभी ओर दूध के समान झाग फैला हुआ है। अर्थात आंगन अत्यंत स्वच्छ और शुभ्र है। तारी सी तरुणीता में ठाड़ी झीली मिली होती मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। वे कह रहे हैं कि ऐसे शुभ्र भवन में खड़ी राधा की तरुणी सखियां ऐसी लगती हैं मानो आकाश में तारिकाएं जगमगा रही हैं। उनके शरीर सफ़ेद मोतियों की चमक से युक्त हैं और उनका यौवन मल्लिका के मकरंद के समान मधुर, सरस और मादक है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। भवनों के फर्श में राधा की सखियों का प्रतिबिंब ऐसा सुंदर लग रहा है मानो दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़कर चांदनी की चमक को और अधिक मोहक बना रहा है। इसी के साथ राधा की मणिमय फर्श में पड़ती परछाई ऐसी लग रही है मानो दर्पण में आकाश से चंद्रमा उतर आया हो। कहने का आशय है कि चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब के समान सुंदर लग रहा है।